हेलो स्टूडेंट्स, ये आपकी पॉलिटिकल साइंस की क्लास है। और आज जो आप अध्ययन करने जा रहे हैं वो है मनु। मनु के अंतर्राज्यीय व्यवस्था वाला जो टॉपिक था उसके अंतर्गत हमने सैद्धांतिक पक्ष को जाना था। और उसके अंतर्गत हम पिछले वाले अपने टॉपिक में मंडल सिद्धांत के साथ साथ षाडगो नीति, चार उपाय, इनका अध्ययन कर चुके हैं। आज जो हम जानेंगे वो है व्यवहारिक पक्ष। किस प्रकार से दूसरे देश के साथ में अपने संबंधों को डील किया जाता है। तो इसके अंतर्गत 3 बातों को हम जानेंगे: दूत व्यवस्था, गुप्तचर व्यवस्था और युद्ध के संबंध में दृष्टिकोण। व्यवहारिक पक्ष जो है इसमें सबसे पहले है दूत व्यवस्था। दूत मतलब होते हैं मैसेंजर, जो कि संदेश भेजने का, देने का काम करते हैं। अब देखिए, दूसरे राष्ट्रों के साथ में जब संबंधों का जब हम बात करते हैं तो उसमें दूत अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आज भी अगर आप देखें तो देशों के द्वारा राजदूत नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो वो भी क्या है, दूसरे देशों के साथ में अपने संबंधों को निभाने का तरीका। कई कूटनीतिज्ञ होते हैं, राजदूत होते हैं, इस प्रकार से। अब जब दूत की नियुक्ति करनी हो तो ऐसे में राजा को क्या है कि कुछ उसमें क्वालिटीज़ को भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि किसी भी व्यक्ति को दूत नियुक्त कर दिया जाए। तो मनु के साथ साथ जो बाकी 2 विचारक हैं, शुक्र और कौटिल्य हैं, वो ये कहते हैं कि दूत की जो नियुक्ति है उसका आधार क्या होना चाहिए? योग्यता होनी चाहिए। वो योग्यता क्या हो? अब जो मैसेंजर है वो सबसे पहली बात तो श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए, यानी कि उसकी जो वॉइस है, उसकी जो क्वालिटी है वो बेहतर हो। ऐसा ना हो कि वो कुछ और बोल रहा है और संदेश जो है वो कुछ और प्रसारित हो रहा है, या जो वो बोल रहा है उसका कुछ और अर्थ निकाला जाए। इस प्रकार से वो कैसा होना चाहिए? श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए, ज्ञानी भी होना चाहिए, विद्वान हो, बुद्धिमान हो, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी हो, उसकी जो मेमोरी पावर है वो बहुत अच्छी हो, तुरंत वो डिसीज़न ले सके, ऐसे गुण उसमें होने चाहिए। उसमें सामने वाले को समझने की क्षमता भी होनी चाहिए, यानी कि दूसरा जो व्यक्ति है या राजा है वो जो कहना चाहता है उसको बिना कहे अगर वो समझ सके, तो ऐसी क्वालिटी भी हो उसमें। साथ ही साहसी हो, निर्भीक हो। तो ये सब कुछ क्वालिटीज़ हैं जो कि तीनों विद्वानों ने कहा है कि दूत के अंदर होनी चाहिए। अब दूत का कार्य क्या होगा? दूत का कार्य होगा कि एक राजा का जो संदेश है वो दूसरे राजा को देना। मान लीजिए कि 2 राज्य हैं, उनके बीच में कोई संधि है, तो संधि का पालन हो सके ऐसी व्यवस्था करना, ये क्या है? दूत के कार्य। इसी प्रकार से ऐसा भी है कि अदर जो स्टेट है उसके अंदर क्या चल रहा है, उस राज्य की क्या स्थिति है, ये सब बारे में भी जानकारी देना दूत का कार्य माना गया है। तो व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत ये तो हो गई दूत व्यवस्था। दूसरी जो व्यवस्था है वो है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर मतलब जासूसी का कार्य करना। तो ये क्या करते थे कि दूसरे राज्य में उसकी क्या कमजोरी है, क्या दुर्बलता है, इसका पता लगाने का प्रयास करते थे। मान लीजिए कोई सीक्रेट बात है, ऐसी कोई गोपनीय बात है, तो उसको भी पता लगाने की कोशिश करते थे, और उन बातों को पता लगा करके फिर ये अपने राजा को इस बारे में बताते थे। तो ये एक तरीके से क्या हुआ? जासूसी का काम हुआ। आज भी आप देखते हैं कि विभिन्न देश जो हैं वो अपने अपने देशों में अलग अलग तरीके की उन्होंने जासूसी एजेंसीज़ जो हैं वो हैं। तो जासूसी एजेंसीज़ का काम क्या होता है कि दूसरे देशों में ये पता लगाना कि भाई वहाँ की क्या कमजोरी है, क्या वहाँ की रक्षा व्यवस्था है, हमारे देश को उस देश से कोई नुकसान तो नहीं है, या सामने वाला देश किसी तरीके से ऐसी कोई पॉलिसी तो नहीं अपना रहा जो आने वाले टाइम में हमारे लिए क्या हो, नुकसानदायक हो।
तो इस तरीके से ये गुप्त रूप से अपना कार्य करते हैं। तो यहाँ मनु और कौटिल्य जो हैं उन्होंने गुप्तचरों के कुछ प्रकार बताए हैं। कौटिल्य ने बाद में और भी इनको विस्तृत रूप से इनके प्रकार बताए हैं, लेकिन यहाँ मनु के और कौटिल्य के अनुसार जो कॉमन जो प्रकार बताए गए उनका अध्ययन कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्रकार है कापाटिक, यानी गुप्तचरों के जो प्रकार हैं। अब गुप्तचरों के प्रकार का क्या मतलब है कि देखिए, जो गुप्तचर होंगे वो अपना भेष बदल के रहेंगे, अपनी वेशभूषा, अपना जो व्यवहार करने का तरीका उसको बदल करके रहेंगे, ताकि वो आसानी से पहचाने ना जा सकें, पकड़े ना जा सकें। तो जैसे कि कापाटिक है, तो मनु कहते हैं कि वो ऐसा होगा जो कि कपट व्यवहार में दक्ष हो। ठीक है, इनके नाम से झलक रहा है कापाटिक, यानी कि जो कपट व्यवहार में हो दक्ष। तो बहुत ही वो कैसा होगा, चालाक टाइप का, और वो अपने तरीके से अपना जीवन यापन करेगा। काम उसका वही रहेगा मेन, गुप्तचरी का कार्य, जासूसी का कार्य। इसी तरीके से दूसरा जो प्रकार है वो है उदास्थित। उदास्थित मनु कहते हैं कि ऐसा होता है जो कि बुद्धिमान होता है, उसका शुद्ध अंतःकरण होता है। तो ऐसा जो गुप्तचर होता है वो क्या कहलाएगा, उदास्थित। इसी तरीके से गृहपथिक है। गृहपथिक वो किसान के रूप में रहेगा। ठीक है, तो किसान के रूप में रहेगा तो आसानी से पहचाना नहीं जा सकेगा। तो इस प्रकार से जो रहेगा और फिर अपना जीवन यापन करेगा तो उसे कहेंगे गृहपथिक। इसी प्रकार से उन्होंने दो और गुप्तचरों के प्रकार की चर्चा की है, जैसे कि व्यापारी। व्यापारी का दूसरा नाम वैदेहिक भी है। अब व्यापारी नाम से जाहिर है कि वो कैसे वेशभूषा में रहेगा, वो एक व्यापारी की वेशभूषा में रहेगा। और लास्ट जो है वो है तापस, यानी कि जो तपस्वी के वेश में रहेगा। तो ये अपने आप को एक तरीके से क्या करेंगे कि छिपा करके अपना भेष बदल करके रहेंगे और अपना राजा के द्वारा दिया हुआ जो कार्य है उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। तो ये मनु और कौटिल्य जो है इन्होंने ये इस प्रकार से गुप्तचरों के प्रकार बताए हैं। तीसरा जो है व्यवहारिक पक्ष के अंतर्गत वो है युद्ध के संबंध में दृष्टिकोण। अब देखिए, तीनों जो विचारक हैं मनु, शुक्र, कौटिल्य, इन्होंने युद्ध जो है उसके औचित्य को स्वीकार किया है, लेकिन इन्होंने राजा से कुछ अपेक्षा की है। अब वो क्या अपेक्षा है कि उन्होंने राजा से ये अपेक्षा की है कि युद्ध तो लास्ट ऑप्शन है, युद्ध से पहले के जो समस्त प्रकार के साधन हैं कम से कम उन्हें प्रयोग कर लिया जाए। ठीक है, और उनके माध्यम से ही समस्या को सुलझाने की कोशिश की जाए, उनके माध्यम से ही अपने हितों की पूर्ति करने का प्रयास किया जाए। तो युद्ध लड़ने से पहले जितने भी हम साधन हैं उनका हम प्रयोग कर लें, और अगर उससे समस्या का समाधान होता है तो अच्छा है, और अगर नहीं होता है तो लास्ट ऑप्शन जो है वो तब जाकर के युद्ध को माना जाए, अंतिम विकल्प। तो इस प्रकार से ये युद्ध के संबंध में तीनों विचारकों ने लगभग यही बात कही है। यहाँ मनु जो है वो युद्ध के दो प्रकार बताते हैं, एक तो है धर्म युद्ध और एक है अधर्म युद्ध। धर्म युद्ध क्या होता है, देखिए, धर्म, नैतिकता, ठीक है, तो यहाँ क्या होगा कि जब युद्ध लड़ा जाएगा तो नैतिक नियमों का पालन किया जाएगा। तो नैतिकता के नियमों का पालन करते हुए अगर युद्ध लड़ा जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा धर्म युद्ध। नैतिकता के नियम, जैसे मान लीजिए कि अंधेरा हो गया है, शाम हो गई है, तो उस टाइम युद्ध ना किया जाए। और एक होता है अधर्म युद्ध। अधर्म युद्ध में नैतिक नियमों का पालन नहीं किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि रात को भी युद्ध लड़ लिया जाए, कोई व्यक्ति अगर सोया हुआ है उसको मार दिया जाए, या किसी व्यक्ति ने शरण ले रखी है उस पर प्रहार किया जाए। तो इस प्रकार से यहाँ पे नैतिक नियम जो है उनका ध्यान नहीं रखा जाता है, उनकी अवहेलना की जाती है, तो उसे कहा जाता है अधर्म युद्ध। तो ये था मनु के अनुसार जो अंतर्राज्य संबंध हैं उनके दोनों पक्षों की हमने चर्चा की, एक तो सैद्धांतिक पक्ष की भी और व्यवहारिक पक्ष की भी। उसके बाद जो हम चर्चा करेंगे वो है मनु के अनुसार सामाजिक विचार। देखिए, मनु जो है उन्होंने अपना
जो मनुस्मृति है उसके प्रथम अध्याय में ही उन्होंने इसका वर्णन किया है कि पृथ्वी जो थी वो कैसे थी, विश्व पूरा अंधकार से घिरा हुआ था, प्रलय थी, और इस तरीके से फिर जैसे जैसे जीवन की उत्पत्ति हुई तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहा है कि जो ब्रह्मा है उनकी उत्पत्ति हुई, और ब्रह्मा से ही फिर समस्त विश्व जो है उसकी उत्पत्ति हुई। तो यानी कि सर्वप्रथम सृष्टि का ब्रह्मा के द्वारा आविर्भाव हुआ, ऐसा उन्होंने माना है। तो सृष्टि के प्रारंभ में क्या था कि ब्रह्मा जो है उन्होंने अपने मुंह से ब्राह्मण की उत्पत्ति की, भुजाओं से क्षत्रिय की उत्पत्ति की, जांघों से वैश्य की उत्पत्ति की, और चरण जो थे उनसे उन्होंने शूद्र की उत्पत्ति की, ऐसा मनु ने माना है। और उनके जो सामाजिक विचार हैं तो वो किस पर आधारित है, वर्ण पर आधारित है, आश्रम व्यवस्था पर आधारित हैं। अब देखिए, जो हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं उनके अंतर्गत भी कुछ नैतिक नियमों की व्यवस्था की गई है कि भाई व्यक्ति हैं तो उनका जो व्यवहार है वो कैसा हो सके, नियमित हो सके, यानी कि रेगुलेट हो सके। अब मान लीजिए कोई नियम नहीं होंगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ मनमाना व्यवहार कर सकता है, तो ऐसा ना हो, वो एक अनुशासन में रहें, कुछ नैतिक नियमों को फॉलो करें। तो इस तरीके से मनुस्मृति में भी कुछ नियमों की व्यवस्था की गई है, नैतिक नियमों की, जिन्हें मनु ने धर्म का नाम दिया है। और मनु ने धर्म के 5 स्रोत माने हैं, जैसे कि वेद, स्मृति, अंतःकरण, राजा की आज्ञा, सज्जनों का आचरण। ये सब क्या है, उनके अनुसार धर्म के स्रोत हैं। अब हम बात करते हैं वर्ण व्यवस्था की। तो जैसा कि हमने अभी जाना है कि मनु के अनुसार जो सामाजिक व्यवस्था है वो वर्ण व्यवस्था पर बेस्ड है, आश्रम व्यवस्था पर बेस्ड है। तो वर्ण व्यवस्था जो है उसके अंतर्गत मनु ने क्या किया है कि अपनी जो ग्रंथ है मनुस्मृति, उसमें 4 वर्णों में समस्त जो समाज है उसको 4 वर्णों में विभाजित माना है। सबसे पहले वो बात करते हैं ब्राह्मण वर्ण की, और ब्राह्मण को मनु ने अपनी वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपर, सबसे प्रमुख स्थान प्रदान किया है। अब कार्य क्या बताया है मनु के अनुसार कि अध्ययन करे, अध्यापन करे, यज्ञ करे, दान लेना, दान देना, ये सब क्या है, ब्राह्मण वर्ण के कार्य जो है मनु के द्वारा बताए गए हैं। दूसरा जो वर्ण है वो है क्षत्रिय वर्ण। तो अब ये सब क्या है, एक क्रम से चलेंगे, जैसे सर्वोच्च स्थान दिया ब्राह्मण वर्ण को, उसके बाद जो द्वितीय स्थान दिया वो दिया क्षत्रिय वर्ण को। अब ये यहाँ पे इनको द्वितीय स्थान प्रदान किया, फिर उनके कुछ कार्य बताए गए। अब वो कार्य क्या है, जैसे कि प्रजा की रक्षा करना, ये सबसे क्या है, सबसे प्रमुख कार्य। सबसे प्रमुख कार्य क्या हुआ, प्रजा की रक्षा करना। इसके अलावा दान देना है, यज्ञ करना है, अध्ययन करना है, ये सब क्या है, ये बाकी के कार्य हैं। इसी तरीके से उन्होंने तृतीय स्थान जो है, तीसरा स्थान, वो किसको दिया है, वैश्य को दिया है। और यहाँ वो बातें कर वैश्य वर्ण को तीसरा स्थान देते हुए उसके कुछ कार्य बताते हैं, जैसे कि पशुओं की रक्षा करना हुआ या कृषि के कार्य करना हुआ। ये तो क्या हुए, उसके प्रमुख कार्य हुए। और बाकी के कार्य के अंतर्गत क्या है, अध्ययन करना, यज्ञ करना, ये सब क्या है, बाकी के कार्यों में। और सामाजिक व्यवस्था में जो सबसे निम्न स्थान प्रदान किया है वो है शूद्र वर्ण को। और यहाँ मनु ने शूद्र वर्ण का जो कार्य बताया है वो उपयुक्त जो 3 वर्ण हैं उनकी सेवा करना बताया गया है। तो इस प्रकार से मनु ने अपनी जो वर्ण व्यवस्था है उसके अंतर्गत पूरे समाज को 4 वर्णों में विभाजित माना है। और यहाँ पर मनु ने ना केवल शूद्रों को वेद के अध्ययन से वंचित किया है, बल्कि जो किए गए अपराध के लिए जो सज़ा है वो भी काफ़ी जिसे कह सकते हैं हम कि क्रूर बताई गई है। जैसे मनु ने कहा है कि शूद्र जो हैं वो अगर वेद का अध्ययन करते हैं तो ये क्या होगा, एक गंभीर अपराध। ठीक है, साथ में वो ये भी कहते हैं मनु कि यदि शूद्र के कान में गलती से वेद का मंत्र पड़ जाए तो उसके कानों में क्या है कि पिघला हुआ सीसा डाल देना चाहिए, इस प्रकार से उसको दंडित किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे मनु ने अपने वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये विचार व्यक्त किए हैं। बाकी जो सामाजिक विचार है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।